हेलो दोस्तों, समाज वाटिका चैनल में आप सबों का स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक कक्षा 7 विषय इतिहास के पहले चैप्टर को देखेंगे। लेकिन इससे पहले आप सबों को कहना है कि इससे पहले और भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड है जो कक्षा 7 के विषय भूगोल से संबंधित है। विषय भूगोल के सभी चैप्टरों का व्याख्या सहित इसके अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर है उन सबों का लिखित रूप से वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अतः जिन विद्यार्थियों को कक्षा 7 के भूगोल विषय के संपूर्ण चैप्टरों का अध्ययन के लिए वीडियो की आवश्यकता है तो वे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। यानी बिहार बोर्ड एनसीईआरटी न्यू बुक कक्षा 7 के जो भूगोल विषय है उसके सभी चैप्टरों का व्याख्या सहित अभ्यास एवं उसके जो प्रश्न उत्तर है उन सबों को इन सभी वीडियो में दर्शाया गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियो को देखें और लाभान्वित हो। आज हम भूगोल विषय समाप्त करके अब अब हम भूगोल विषय को समाप्त करके इतिहास की ओर चलते हैं और हम इतिहास के फिर एक एक करके सभी चैप्टरों का हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन आगे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी वीडियो आपके मोबाइल पर बिना देरी से मिल सके। तो चलिए हम चलते हैं और आज हम इतिहास विषय की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें इतिहास में क्या क्या पढ़ना है। यहाँ दिया हुआ है, यानी पहला जो चैप्टर है उसमें 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, यानी प्रारंभिक कथन में 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। 2 नए राजा और उसके राज्य, नए राजा और उनके राज्य। 3 दिल्ली के सुल्तान। 3 में दिल्ली के सुल्तान के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो दिल्ली के सुल्तान के बारे में अध्ययन करना है, यानी 12वीं से लेकर 15वीं शताब्दी तक। उसके बाद है चौथा में 4 में दिया हुआ है आपका मुग़ल साम्राज्य। तो मुग़ल साम्राज्य यानी 16वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक का इसमें इतिहास दिया हुआ है। 5 में शासक और इमारतें, जो कि आपको शासक इमारतें नहीं पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है, आपको इसमें 5 में पढ़ना है आपको जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। उसके बाद आगे यानी 6 में आपको पढ़ना है ईश्वर से अनुराग, और 7 में पढ़ना है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, और आगे 9 में 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन, और आगे 9 में बिहार के संदर्भ में विशेष जानकारी। तो हम सीधे चलते हैं इसके पहले चैप्टर पर, यानी इसमें है प्रारंभिक कथन, यानी 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। देखो, सबसे पहले यहाँ मानचित्र दिया हुआ है। मानचित्र में क्या है कि मानचित्र 1 में 12वीं सदी
के भूगोलवेत्ता इल इद्रिसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप दिखाया गया है। यहाँ जो दिखाया गया है, यह जो दिखाया गया है मानचित्र, इसमें दिखाया गया है भारतीय उपमहाद्वीप, यानी सबसे 12वीं सदी में बनाया गया दुनिया का सबसे पहला मानचित्र है, जिसमें यह दिखाया गया है। यह जो है वह भारतीय उपमहाद्वीप है, और यह जो है उल्टा बना हुआ है। नीचे का जो त्रिभुजाकार जो आकार है वह ऊपर की तरफ दिया हुआ है, लेकिन ऐसे नीचे की तरफ है। तो नक्शा में कोई बात नहीं है नीचे ऊपर, लेकिन यह चूँकि पहला बनाया गया नक्शा था तो उस समय के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे हम देखते हैं मानचित्र 1 और 2 मानचित्र। देखिए यहाँ 2 मानचित्र दिया हुआ है, दूसरा मानचित्र दिया हुआ है जिसमें यह नक्शा बना हुआ है, उसके बाद का यह नक्शा बना हुआ है, और यह लगभग जो है आज के नक्शे के लगभग जो है वह उसी तरह दिखता है। तो फिर हम इसको आगे देखते हैं, पहले यहाँ देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे हम। मानचित्र 1 और 2 पर नज़र डालिए। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता इल इद्रिसी ने 1154 में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है। यह दुनिया का जो मानचित्र बना था उसी का यह एक हिस्सा है। यह जो है एक दुनिया का बना हुआ जो मानचित्र है उसी का एक यह हिस्सा बना हुआ है, दिखाया गया है। और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल इद्रिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह पर है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे, और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ दिया हुआ है, जो इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं। और इनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी है, जैसा कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया है। इस काल अवधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। यहाँ दिया हुआ है मानचित्र, यानी मानचित्रकार। तो मानचित्रकार का क्या मतलब होता है? जो व्यक्ति मानचित्र या नक्शे बनाता है, यानी मानचित्र और नक्शे बनाने वालों को हम मानचित्रकार कहते हैं। तो यह एक नंबर में आ सकता है कि मानचित्रकार किसे कहते हैं, तो कहना होगा वैसे व्यक्ति जो मानचित्र या नक्शा बनाता है उसे मानचित्रकार कहते हैं। यहाँ दिया हुआ है मानचित्र 2 में दिया हुआ है। यहाँ पर 18वीं सदी के प्रारंभ में ग्रिविलॉम 18वीं सदी के प्रारंभ में ग्रिविलॉम द लिस्ले के एटलस मूवो के अनुसार यह महाद्वीप है, यानी यह जो है वो। लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नज़र डालें, क्या इसमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में? गंगा के मार्ग को देखें,
इसे किस तरह से दर्शाया गया है? इस मानचित्र में तटीय भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरों और बारीकी का जो अंतर है, आपके ख्याल में इसका कारण क्या है? तो ऊपर के जो दोनों मानचित्र है उसमें दर्शाया गया है क्या अंतर है, यानी समय के साथ है, यानी कहने का मतलब कि 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों के पड़ताल इसमें, यानी यह जो दिया हुआ है यह चैप्टर, यानी वह क्या है, यानी मिडाइवल पीरियड का है, यानी मध्य युगीन जो इतिहास है, भारतीय जो इतिहास है उसके बारे में दिया हुआ है। और ये सभी यानी कक्षा 7 में हमें 700 से लेकर 1750 ईस्वी के बीच के ही बारे में पढ़ना है, यानी 1000 वर्ष के अंदर में भारतीय जो इतिहास है उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है उसके बारे में इतिहासकार क्या क्या परिवर्तन देखे हैं, और क्या क्या यानी जो भी परिवर्तन हुए हैं उन सभी परिवर्तनों को हमें देखना है, उसका पड़ताल करना है कि कैसे परिवर्तन हुआ, क्या परिवर्तन हुआ। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों, लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भ में उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। आगे है नई और पुरानी शब्दावली। अब हम देखते हैं नक्शा के बारे में, तो हम देख चुके हैं कि पहले के नक्शा और बाद के नक्शा में क्या अंतर है, यानी जैसे समय बीतता है, समय बदलता है, वैसे वैसे यानी पूरे विश्व के मानचित्र में भी बदलाव हुए हैं। और मानचित्र में बदलाव क्या, मानचित्र बनाने में बदलाव हुए। मानचित्र तो वही है, लेकिन लोगों द्वारा जो बनाया गया मानचित्र था वो पहले कम मतलब अधिक अशुद्ध कहिए, यानी जितना जो भी पूरे मानचित्र है विश्व का उसका मतलब हूबहू बनाने में पूर्ण रूप से सफल नहीं हुए, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुए, बदलाव हुआ। करते करते आज का जो मानचित्र है वह एकदम विशुद्ध, यानी लगभग हूबहू जैसे पृथ्वी है उसी तरह का मानचित्र बनता है। तो पहले का टेक्नोलॉजी अभी का टेक्नोलॉजी में अंतर है। जैसे जैसे आगे बढ़ता है समय उसी तरह सुधार होते रहते हैं और सभी जो है वह बदलते रहते हैं। तो इसी में बदलाव के बारे में ही इसमें दिया गया है, परिवर्तनों के बारे में ही दिया गया है, कैसे कैसे परिवर्तन हुआ है। अब आगे देखते हैं नई और पुरानी शब्दावली। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं। ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदलती है। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई, समय के साथ शब्दों के अर्थ में ही बदलाव हुआ, यानी शब्दावली में बदलाव। पहले जो यानी शब्द थे उसका अर्थ लोग दूसरे तरह से लगाते थे, आज जो शब्द है उसका अर्थ दूसरे तरह से लगाते हैं। तो उसके यानी अर्थ लगाने में बदलाव हुआ, या उसके जो शब्द है उसके जो मतलब है उसमें बदलाव हुआ है। जैसे मध्य युग में फारसी जो भाषा है, फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न था। उस समय की जो फारसी भाषा आज के फारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं है, बल्कि उसके शब्दों के यानी अर्थ में भी है। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं कि हिंदुस्तान शब्द को लीजिए। हिंदुस्तान शब्द जो है उसका बदलाव जो है
कैसे हुआ है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं शताब्दी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा जमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। यानी जिस समय फारसी के इतिहासकार ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उस समय उसका मतलब क्या था? पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित जो भूभाग है, इलाका है, उन लोगों के लिए या उस इलाका के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किए थे। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते चले गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। यानी उस समय तक जो है दक्षिण भारत को भारत में शामिल, हिंदुस्तान में शामिल नहीं किया गया था। इसके विपरीत 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। बाद में चल क्या हुआ कि 16वीं शताब्दी में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का मतलब अलग ढंग से लगाया। यानी इस महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृतियों के संदर्भ में इसका मतलब लगाया। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस महाद्वीप के पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए लगाया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसे व्यक्ति जो भारतीय न हो। यानी फिर हम आगे देखते हैं विदेशी शब्द का। यानी विदेशी शब्द का प्रयोग पहले कैसे किया जाता था और आज कैसे हो रहा है। आज जो हो रहा है उसमें क्या है कि वैसे लोग जो हमारे देश के न हो या भारतीय नहीं हो उसको विदेशी कहते हैं। लेकिन मध्य युग में क्या था? मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो, विदेशी कहता था। यानी पहले के जो लोग थे वह दूसरे गांव के लोग अगर आ जाते थे तो उसको विदेशी कहते थे। इसके अलावा आगे देखिए, ऐसे व्यक्ति को हिंद में परदेशी या फारसी में अजनबी कहा जाता था। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े रहने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। यानी कहने का मतलब कि पहले लोग जो गांव के बाहर से आते थे तो उनको विदेशी कहते थे, या जैसे नगरवासी है और बाहर से कोई वनवासी आकर उस गांव में उस नगर में प्रवेश किए तो वो वनवासी उस नगरवासी के लिए विदेशी ही समझा जाता था। तो विदेशी शब्द आज भी शब्द वही है और पहले भी वही था, लेकिन पहले इसका अर्थ लोग दूसरा लगाते थे और आज जो है इसका अर्थ दूसरा लगाते थे।
यानी लगाते हैं। यानी पहले लोग छोटे स्तर में लगाते थे, लेकिन धीरे धीरे अब इसका विदेशी शब्द का अर्थ जो है, इसका मतलब जो है वह काफ़ी बड़ा रूप में लगाने लगे। यानी पहले छोटे स्तर पर थे, यानी गांव के लोग और गांव के बाहर लोग, नगरवासी और वनवासी। अब तो पूरे देश के लोग जो है, चाहे नगरवासी हो या गांववासी हो, पूरे देश के लोग जो है एक है, यानी अपने देश के हैं, स्वदेश के हैं। और बाहर, उस गांव के बाहर जो है वह विदेशी है या अजनबी है। यहाँ दिया हुआ है, क्या आपको ऐसे कुछ और शब्द का ध्यान आता है जिनके अर्थ भिन्न भिन्न संदर्भों में बदल जाते हैं? अगर ऐसा आता है तो उस पर भी ध्यान दें और उन्हें आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हमें भी जानकारी हो कि आप लोगों का क्या स्तर है। क्या आप भी इन सभी शब्दों के अलावा और भी शब्द से वाकिफ़ हैं? आगे है इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए, पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा है, यानी 6th क्लास में आप लोग इन दोनों के बारे में अध्ययन किए होंगे। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से लेकर 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। यानी इस पुस्तक में हम लोग 1000 वर्षों के बारे में मोटा मोटी तौर पर हम अध्ययन करेंगे कि क्या परिवर्तन हुआ, इनका पड़ताल करेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं, उनमें आपको बहुत सी ऐसी बातें मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं, पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न हैं। देखिए, अभी भी इतिहासकार जो है क्या करते हैं, पहले के जो युग है उनके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए जो स्रोत है, उनमें जो सिक्के हैं, शिलालेख है, स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला या भवन जो बने हैं उनसे तथा लिखित जो सामग्री प्राप्त होते हैं, उन पर वे निर्भर रहते हैं। पर कुछ बातें पहले से भिन्न है। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम। इस समय के दौरान कागज़ क्रमशः सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगे। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश अर्जियाँ, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब, करों के खाते आदि लिखने में इनका प्रयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियाँ एकत्रित करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय तथा अभिलेखगारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही उनका उपयोग कठिन है। तो हम देख रहे हैं कि जो लिखित जो स्रोत है, उनमें पहले की अपेक्षा पहले तो कागज़ बहुत महंगा था और उनको बनाने का प्रक्रिया भी काफ़ी जटिल था, अतः उतना अधिक मात्रा में कागज़ नहीं मिल पाता था, इसलिए जो लेखन जो साक्ष्य है वह कम मिलता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे कागज़ का उत्पादन बढ़ने लगा और अधिक से अधिक लोग जो लिखित जो साक्ष्य है उसके तरफ बढ़ने लगे।
इसमें दिया हुआ है कागज का मूल्य। कागज का मूल्य दिया हुआ है इसमें। इन दो प्रसंगों की तुलना कीजिए, एक में और दो में क्या है। 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी, तो उसके पास उतना कागज नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसे प्रतिलिपि को धो डाला जिसकी उसे ज़रूरत नहीं थी, और उसके कागज़ को सुखाकर उसका इस्तेमाल किया, यानी कर लिया। दूसरा में है, एक सदी के बाद अगर आप बाज़ार में कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हो तो तो खरीदते हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती है और दुकानदार वह वस्तु कागज़ में लपेट कर देता है। तो कागज़ कब अधिक महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध था, 13वीं शताब्दी में या 14वीं शताब्दी में। तो यहाँ कहने का मतलब यह हुआ कि पहले कागज़ का काफ़ी अधिक मोल था, उत्पादन कम था इसलिए काफ़ी अधिक मोल था, और बाद में कागज़ का उत्पादन बढ़ गया तो कागज़ का मोल भी क्या हो गया, घट गया। तो पहले लिखने के लिए कागज़ नहीं मिलता था, और बाद में जो है कोई वस्तु को लपेट कर उसको जो दुकानदार है लपेट कर कागज़ में देने लगे। तो यही हमको देखना है कि पहले के समय और अब के समय में क्या परिवर्तन हो रहे हैं। पहले कागज़ महंगा और कागज़ कौड़ी के भाव में बिक रहा है या एकदम सस्ता है। तो इसी तरह जो है यानी धीरे धीरे यानी 1000 वर्षों में जो परिवर्तन हुए हैं उनके बारे में इसमें काफ़ी अच्छे तरह से समझाया गया है, दिया गया है। इसमें कुछ शब्द है कि अभिलेखागार। अभिलेखागार क्या होता है भाई? ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखते हैं। आगे इसमें दिया हुआ है कि उस समय उन दिनों छापाखाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या नकलनवीस हाथ से इन पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्रों की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा। तो क्या लिखा गया है, फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन अंतर आ जाते होंगे। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते हैं, कहीं कोई शब्द कहीं कोई वाक्य। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की प्रतिलिपियां बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत अलग हो गई। यानी लिखने से जो यानी भिन्न भिन्न समयों में भिन्न तरह से लिखने से उनका मतलब जो है वह भिन्न भिन्न होने लगा। प्रतिलिपियां भिन्न हो गई तो इसका अर्थ भी धीरे धीरे बदलने लगे। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। यानी जितने ही प्रतिलिपि हैं उन सबों को अध्ययन करके यानी इतिहासकारों को उनके यानी लेखक के मूल बातों को समझना पड़ता है। इसमें दिया हुआ है कि लिखावट, चित्र 2 में लिखावट भी
भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तलीक लिपि यानी बाईं ओर से लिखने वाला में वर्ण जोड़कर धाराप्रवाह रूप से लिखे जाते थे। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। शिकस्त लिपि यानी दाएं से लिखा जाने वाला अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन है। तो हम आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और बाकी के जो खंड है, जो अनुच्छेद है, उसे हम अन्य यानी आने वाले दूसरे वीडियो में इसको लेकर आएंगे और उसको हम पूरा करेंगे। यानी नए सामाजिक और राजनीतिक समूह हम दूसरे वीडियो में देखेंगे।